गांधीनगर में कांग्रेस ने तालुका पंचायत के नए पदाधिकारियों के लिए कौन से निरीक्षकों की किया गया चयन, किसे किया गया शामिल, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। नगर पालिका और तालुका पंचायत में 2.5 वर्ष की समयावधि पूरी होने के बाद नगर पालिका एवं तालुका पंचायतों में प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की गई। जहां कांग्रेस पार्टी है वहां प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। पार्टी जिसे नियुक्त करेगी उसी को नियुक्त किया जाएगा। तालुका पंचायत के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। कांग्रेस ने नए तालुका पंचायत पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षकों की सूची की घोषणा की है, जिसमें लखपत अबड़ासा तालुका पंचायत के लिए इमरान खेड़ावाला और गयासुद्दीन शेख, तो विछिया के लिए पूंजा भाईवंश और ललित वसोया को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गारियाधार के लिए प्रताप बुधात और ललित कगथरा का चयन किया गया है। बगसरा के लिए परेश धनानी और विरजी ठुमर, सतलासना के लिए सीजे चावड़ा, आंकलव के लिए अमित चावड़ा, मालिया के लिए जावेद पीरजादा, कंजरी के लिए बिमल शाह, सोनगढ़ के लिए किशन पटेल और धर्मेश पटेल को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सिद्धपुर सरस्वती के लिए अलका क्षत्रिय और मुकेश चौधरी, भांडवड़ के लिए हीराबाई जोटवा और रामदेव मोडभाड़िया, धंधुका के लिए हिम्मत कटारिया और बलदेव लूणी, कलोल के लिए बलदेव ठाकुर और डॉक्टर जीतूभाई पटेल को चयन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र आयोजित किया जाएगा। विशेष सत्र के दौरान सरकार को अहम बिल पेश करेगी। गणेश चतुर्थी के दिन होगा नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र। क्या कुछ होगा एजेंडा, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह विशेष सत्र नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र भी होगा और नए संसद भवन में 19 सितंबर से शुरू होगा। सरकार ने विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक के लिए बुलाया है, जबकि संसद का विशेष सत्र 18 से 19 सितंबर को पुराने संसद भवन में होगा। वहीं 19 सितंबर को सत्र दोपहर से नए संसद भवन में आयोजित होगा। इस दिन गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त भी है, यानी 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र औपचारिक रूप से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन पुराने संसद भवन में लिए गए प्रमुख फैसलों, बड़े नेताओं और उनके महान कार्य को याद किया जाएगा। इस दौरान नई संसद के निर्माण की कहानी, संसद के इतिहास और नए संसद भवन की आवश्यकता पर एक फिल्म दिखाई जाएगी। विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन में सत्र का आयोजन किया जाएगा। चंद्रयान 3 और G20 की सफलता पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सरकार इस विशेष सत्र में 2 महत्वपूर्ण बिल भी लाने जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि ये बिल चुनाव सुधार से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि ये बिल कौन कौन से हैं। इसके निर्माण में 862 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सांसद के बैठने की व्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार केवल प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों में फूट डालने में लगी रही है। क्या है इसके पीछे की अहम वजह, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने केवल प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों में फूट डालने का काम किया है, लेकिन उसे राज्य में किसानों की परेशानियों की कोई परवाह नहीं है, जो कम बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। शरद पवार ने उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव में अपनी रैली से पहले नासिक, बीड और कोल्हापुर जिले में रैलियां की, जो क्रमशः एनसीपी के बागी मंत्रियों छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और हसन मुशर्रफ के गृह क्षेत्र है। उन्होंने कहा, देश में मोदी सरकार है। पिछले 9 वर्षों में उन्होंने क्या किया है? वे केवल विभाजन की राजनीति में लगे हुए हैं। बीजेपी ने शिवसेना, एनसीपी में विभाजन कराया। लोगों ने उन्हें जो शक्ति दी थी उसका उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए करने की बजाय उन्होंने इसका उपयोग ईडी और सीबीआई के माध्यम से विरोधियों के खिलाफ झूठ मामले दर्ज करने में किया। अनिल देशमुख ने भी इसका जिक्र किया। लोगों द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करने के बजाय ताकि लोग सम्मान के साथ जी सके, बीजेपी ने शक्ति का दुरुपयोग किया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अक्सर ये फैक्ट शेयर किया जाता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी बॉडीगार्ड के जो हाथ दिखते हैं वो नकली होते हैं। तो क्या है यह बातों की सच्चाई, देखते रिपोर्ट में। भारत में होने वाली G20 समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी दिल्ली आने वाले हैं। जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा उनकी सिक्योरिटी को लेकर होती है। इन बॉडीगार्ड्स के लिए कहा जाता है कि उनके जो हाथ दिखाई देते हैं वो नकली होते हैं।
अगर नकली हाथों की बात करें तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है और इसमें कई वीडियो शेयर कर बताया गया है कि गार्ड्स नकली हाथों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके इन तथ्यों को गलत बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार गार्ड्स नकली हाथों का इस्तेमाल नहीं करते। वे अन्य गार्ड्स की तरह ही रहते हैं, लेकिन वो खास तरह से ट्रेनिंग प्राप्त होते हैं। उनकी ट्रेनिंग बेहद खास होती है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के पास होती है, जो अमेरिका की स्पेशल फोर्स है। यह फोर्स ही व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट फैमिली की सुरक्षा करती है। इसके एजेंट साये की तरह राष्ट्रपति के साथ रहते हैं और हर तरफ उनकी नजर रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। इसमें आजादी के मिलने के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ था। 2024 के साथ 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार यह कह चुके हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। बयानबाजी यह भी हो रही है कि 2024 के साथ 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। रिपोर्ट के तहत देश में आजादी मिलने के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ था। आज बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो यह सिलसिला देश में 1967 तक चला। 1967 के बाद देश में कुछ ऐसी अनैतिक परिस्थितियां बनी जिसके कारण उस समय विधानसभा भंग हो गई। फिर चुनाव हुआ तो यह क्रम टूट गया। 1970 में लोकसभा भी भंग हुई थी और 5 साल पूरा होने के पहले चुनाव हुआ। फिर उसके बाद से यह क्रम टूटता चला गया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाकर उसको पास कराएंगी। सिर्फ विधेयक लाने से नहीं होगा। संविधान में संशोधन करने की जो अनिवार्य शर्त है, उसको खुद बीजेपी पूरा करने के लिए अभी सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2008 के ये गठन के बाद 24 साल में 18वां सम्मेलन नई दिल्ली में होने जा रहा है। इसका पहला सम्मेलन 14-15 नवंबर को अमेरिका का वॉशिंगटन, दूसरा सम्मेलन 2009 में 2 अप्रैल को हुआ। क्या है G20 समिट, कौन सदस्य कैसे करता है काम और क्या है इसका लक्ष्य, सब कुछ जानने के लिए देखते हैं अंदर की बात। भारत में G20 देशों की बैठक राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच होने जा रही है। भारत में G20 का 18वां सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले 17 बार बैठक हुई है। G20 की स्थापना साल 2008 में की गई थी और पहले इसकी बैठक अमेरिका में हुई थी। 1999 से पहले एशिया कुछ सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इसके बाद जर्मनी के बर्लिन में G8 की बैठक के दौरान G20 का गठन किया गया। साल 2007 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर का बना दिया गया। G20 समूह की पहला सम्मेलन अमेरिका के वॉशिंगटन DC में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों का सम्मेलन, जहां सदस्य देशों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय, व्यवसाय, निवेश और जलवायु परिवर्तन समेत जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना है। इसका कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका से तय किया जाता है और हर सम्मेलन को वर्तमान, पिछले और भविष्य के राष्ट्राध्यक्षों के समर्थन से आयोजित किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। G20 शिखर सम्मेलन में रूस और चीन के राष्ट्रपति के शामिल नहीं होने पर क्या बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेता दिल्ली का रुख करने वाले हैं। इन सब के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्र प्रमुख व्लादिमीर पुतिन इस समिट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों की वजह से प्रमुख नहीं आ पाते, उनकी जगह उस देश के प्रतिनिधि अपनी बात रखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एस जयशंकर ने बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि G20 में अलग अलग समय पर कुछ ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कुछ कारणवश न आने का फैसला किया है, लेकिन उस अवसर पर जो भी उस देश का प्रतिनिधि होता है वह अपने देश और उसकी स्थिति को सामने रखता है। मुझे लगता है कि हर कोई बहुत गंभीरता के साथ आ रहा है।
उन्होंने आगे कहा, समिट पे कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि कोई भी देश अपनी स्थिति को दुनिया के सामने रखने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तव में बातचीत में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। में मराठा आरक्षण की मांग के बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। दोनों को उनके आवास से बाहर निकलते देखा गया। क्या बन गई है बात, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। पवार और फडणवीस को मुख्यमंत्री शिंदे के आवास से बाहर निकलते देखा गया। यह बैठक शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर राज्य में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आयोजित की गई थी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने जालना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के लिए माफी जारी कर दी है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर शिंदे के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज सही नहीं था, मैं सरकार की ओर से माफी मांग रहा हूँ। सीएम ने कहा कि जो भी इससे लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मराठा आरक्षण और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर चर्चा के लिए मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र कैबिनेट उप समिति की बैठक हुई। बैठक में शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री पवार और फडणवीस मौजूद थे। जालना में मराठाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तीतर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को लेकर की गई अपनी टिप्पणी पर कायम है। उन्होंने अपने बयान को दोहराने की बात कही है। साथ उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर क्या साधा निशाना, देखते रिपोर्ट में। सनातन धर्म को लेकर अपने बयान पर घिरे डीएम के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान पर हो रहे चौतरफा सियासी हमलों पर कहा, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई संसद में उद्घाटन के मौके पर नहीं बुलाया गया। यह सनातन धर्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ममता बनर्जी ने कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ एक लोकतांत्रिक देश है और विविधता में एकता ही हमारा मूल है। इसलिए सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ। हम मंदिर, मस्जिद, चर्च हर जगह जाते हैं। निंदा करने के बजाय मेरा सभी से अनुरोध है कि हमें ऐसी किसी बात पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे। हमें विविधता में एकता को याद रखना चाहिए। कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता है या यहाँ सुनिश्चित नहीं करता है कि आपको इंसान होने का सम्मान मिले, वहाँ मेरे अनुसार धर्म नहीं है। कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं होता है या आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता है, वहाँ बीमारी के समान है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा इसी महीने शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उनकी शादी की तारीख सामने आ गई है। क्या है वो तारीख जो दोनों की मिलने की गवाही देगी? कौन कौन शख्सियत मौजूद रहने वाली है या ग्रांड वेडिंग में, देखते रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप लीडर राघव चड्ढा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। फैंस को इनकी शादी का बेसब्री से इंतजार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिणीति और राघव इसी महीने शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इनकी शादी में सिर्फ फैमिली और कुछ खास दोस्त ही शामिल होने वाले हैं। परिणीति और राघव उदयपुर में 7 फेरे लेने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक परिणीति और राघव की शादी उदयपुर के 5 स्टार होटल में होने वाली है। शादी उदयपुर के द ओबेरॉय उदय विलास होटल में होने वाली है। परिणीति और राघव 25 सितंबर को फेरे लेंगे। परिणीति राघव की शादी की प्री सेरेमनी शादी के 2 दिन पहले यानी 23 सितंबर को शुरू हो जाएंगे। 23 सितंबर को हल्दी, मेहंदी और संगीत होगा। शादी में शामिल होने के लिए रिश्तेदार 22 सितंबर को उदयपुर पहुंच जाएंगे। प्रियंका और निक भी इस शादी में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की एंगेजमेंट सेरेमनी 13 मई को दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुई थी। रिंग सेरेमनी में फैमिली और कुछ खास दोस्त पहुंचे थे। प्रियंका चोपड़ा भी इस फंक्शन में शामिल हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। में इस समय एक मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है देश का एक ही नाम होगा और वो नाम है भारत। जैकी श्रॉफ ने इंडिया वर्सेस भारत को लेकर हो रही बहस पर अपनी राय रखी है। क्या राय रखते हैं वो इन संजीदा विषय पर, देखते रिपोर्ट में। देश में इस समय एक मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है देश का एक ही नाम हो और वो नाम है भारत। इस मुद्दे पर हर जगह बहस छिड़ी हुई है। हर कोई अपनी राय रख रहा है। पहले अमिताभ बच्चन का इस पर रिएक्शन आया था और अब जैकी श्रॉफ ने इस पर रिएक्ट किया है।
G20 समिट 9-10 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही है। इस समिट में कई सेलेब्स को डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। उसमें से एक जैकी श्रॉफ भी है। जैकी श्रॉफ को राष्ट्रपति भवन में G20 शिखर सम्मेलन के डिनर का इनविटेशन भारत के राष्ट्रपति के नाम से भेजे जाने पर एक्टर ने रिएक्ट किया है। जैकी श्रॉफ ने कहा कि अगर भारत को भारत कहा जा रहा है तो यह कोई बुरी बात नहीं है। कोई न चलो, इंडिया है तो इंडिया है, भारत है तो भारत है। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई जॉकी बोलता है, कोई जैकी बोलता है। मेरा नाम तो इतना तोड़ देते हैं, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। हम कैसे बदलेंगे? नाम हम थोड़ी बदलेंगे। आपको भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी ऐतराज कोई है, चलो इंडिया है तो इंडिया है, भारत है तो भारत। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई जॉकी बोलता है, कोई जेकी बोलता है। मेरे नाम को इतना तोड़ देते, मगर मैं नहीं बदलूंगा। हम कैसे बदलेंगे? बता दें कि संसद के 18-22 सितंबर तक होने वाले विशेष सेशन में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सितंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। भगवान कृष्ण की पूजा से कष्टों से मुक्ति मिलती है। कृष्ण के प्रभावशाली मंत्रों से आध्यात्मिक व मानसिक लाभ होते हैं। किन मंत्रों का जाप करने से भाग्य के बंद द्वार खुल जाते हैं, देखते रिपोर्ट में। धार्मिक ग्रंथ और पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इसलिए हर साल इसी तिथि को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के कुछ ऐसे प्रभावशाली मंत्र के बारे में जिसका जाप कर जन्माष्टमी पर आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद कम से कम 108 बार जरूर करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मान्यता है कि इस महामंत्र का जाप 108 बार करने से मन शांत होता है और घर पर सुख समृद्धि बढ़ती है। ओम कृष्णाय नमः। भगवान कृष्ण की पूजा या स्मरण के दौरान इस मंत्र को जापना लाभकारी माना जाता है। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः। यदि विवाह में बाधाएं आ रही है तो इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होता है। इन मंत्रों को भगवान कृष्ण का महामंत्र कहा जाता है। मान्यता है कि इन मंत्रों के जाप से व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक लाभ भी मिलता है और जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।